गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो आई थिंक फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आपने ठीक से प्रिपेयर कर लिया है चैप्टर, सब क्वेश्चंस भी हो गए हैं, काफ़ी लोगों ने अपना काम भी पोस्ट किया है मुझे, जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो लोग भी कर दीजिए. And now we are proceeding with lesson 5, another important segment, but a very few portion that holds relevance for the exam. So we'll just chalk out that portion from the entire chapter, which definitely sometimes get asked in exams. So the chapter that we are going to take up, the lesson that we are going to take up today is FDI, that is foreign direct investment. If you remember, अब कुछ दिन पहले हम लोगों ने ODI पढ़ा था, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो वो क्या था? जब एक इंडियन कंपनी बाहर जाके पैसा लगा रही है. तो उसी तरह से FDI, जब बाहर का पैसा इंडिया में आके लग रहा है. तो एक टाइम था जब हमारी इकॉनमी बहुत ही कंजर्वेटिव थी और हम लोग एफडीआई में बिलीव ही नहीं करते थे. ऐसा लगता था कि अपने हाथ से कंट्रोल छूट जाएगा. तो एफडीआई के ऊपर कोई भी बिलीव नहीं था कि फॉरेन का पैसा हमारे इकोनॉमी में और सेक्टर्स में आके लगे. इसके ऊपर टोटल ही रेस्ट्रिक्शन था. बट धीरे धीरे जब लिबरलाइजेशन हुआ, तो लिबरलाइजेशन के साथ ये स्कीम्स आने लगी कि अगर हमको एक स्पर्ट चाहिए ग्रोथ में, एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो हमको ओवरसीज का मनी भी अलाउ करना पड़ेगा. एंड दैट गेव वे टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? सीधे जो नॉन रेजिडेंट्स हैं या नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़ हैं या नॉन रेजिडेंट ट्रस्ट्स हैं, वो सीधे सीधे क्या करेंगे? इंडियन कंपनीज या इंडियन पार्टनरशिप फर्म्स, इंडियन एलएलपीज एक्सेट्रा में डायरेक्ट उनकी इक्विटी परचेज कर लेंगे. मतलब सीधे उनका कैपिटल परचेज कर लेंगे, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स एक्सेट्रा. कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर खरीद रहे हो तो समझो इक्विटी का ही पार्टिसिपेशन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि कभी ना कभी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी में. राइट एवरीवन? सो इसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. कोई वाया मीडिया नहीं, डायरेक्टली दे आर परचेजिंग द कैपिटल, दे आर सब्सक्राइबिंग टू द कैपिटल ऑफ द इंडियन कंपनीज, इंडियन फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स एक्सेट्रा. ठीक है? सो लेट्स कम टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एवरीवन, and then we'll proceed with the chapter. FDI provides a situation wherein both the host and the home nations derive some benefit. The home countries want to take the advantage of the vast markets opened by the industrial growth, whereas the host countries get to acquire resources ranging from financial capital, entrepreneurship, technological know-how and managerial skills, which assist in supplementing its domestic savings and the foreign exchange. India's FDI is an endorsement of its status as a preferred investment destination. जब से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के तहत इंडिया में FDI अलाउ करा गया है, तो इट वाज ओनली अबाउट कि बस शुरू करने की देर थी. इतना वास्ट सारे के सारे सेक्टर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन कर दिए गए. जिनमें कभी 0% एफडीआई हुआ करता था, आज वो 100% एफडीआई पे खड़े हुए हैं. ये लेवल पे हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई है एफडीआई के लिए. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब इंडिया वॉज परसीव्ड एंड सीन एज अ वेरी वेरी प्रिफर्ड नेशन. प्रिफर्ड नेशन का क्या मतलब हो गया? इंडिया को ऐसे देखा गया कि यहाँ पे अगर पैसा लगाते हैं, बाहर इंडिया से बाहर बैठे लोग ऐसा देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा. सो लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए इंडिया को बहुत अच्छा माना. तो अब लोग, बाहर के लोग अगर अपना पैसा इंडिया में लगाना चाह रहे हैं तो इंडिया को क्या मिल रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. क्लियर एवरीवन? फिर से पढ़िए. इंडियाज एफडीआई इज एन इंडोर्समेंट. इंडोर्समेंट शब्द का मतलब होता है ये इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है. इंडोर्समेंट को आप कह सकते हो कि इट इज अ proof of this thing. India's FDI is an endorsement of its status as a preferred investment destination amongst global investors. India's steady economic liberalization and its embrace of the global economy have been key factors in attracting FDI. जैसे आप यहाँ पे एक टर्म देख रहे हो, स्टेडी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. जिन कंट्रीज़ में बेटा पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड रहती हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहती हैं, वहाँ पे कभी भी इन्वेस्टर्स जो है पैसा लगाने में सेफ नहीं फील करेंगे. बट इंडिया ने कैसा एनवायरनमेंट दिया? एक स्टेडी एनवायरनमेंट. ठीक है? To promote FDI, the government has put in place an investor-friendly policy wherein, except for a small negative list, most sectors are open for, see what level,
most sectors are open for 100% FDI under the automatic route. So दो रूट्स होते हैं, जैसे हम लोग ने ODI में डिस्कस किया था, दो रूट्स होते हैं जिनसे पैसा FDI का पैसा इंडिया में लाया जा सकता है. वन इज ऑटोमेटिक रूट एंड द अदर इज द अप्रूवल रूट. ऑटोमेटिक रूट एंड द अप्रूवल रूट. अप्रूवल रूट पे हमको सर्टन गवर्नमेंट अथॉरिटीज की परमिशन की जरूरत पड़ती है, ऑटोमेटिक रूट में वो भी नहीं पड़ती है. तो दैट इज फेयरली सिंपलर देन द अप्रूवल रूट. तो आप यहाँ क्या पढ़ रहे हो कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स को 100% एफडीआई के लिए, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स को 100% एफडीआई के लिए ऑटोमेटिक रूट में ओपन कर दिया गया. तो आप सोचो इससे ज्यादा इजी तो और आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट? The object of the study is to familiarize the students with legal requirements of FDI policy. The government has put in place a policy framework. The government has put in place a policy framework on foreign direct investment which is transparent, predictable and easily comprehensible. उसको complex gamut नहीं बनाया है, it is very easy to understand. This framework is embodied in the circular on consolidated FDI policy. Consolidated why? अलग अलग पॉलिसी सबको खत्म करके एक पॉलिसी. तो तमाम अलग अलग पॉलिसीज को जब कन्वर्ज कर दिया जाता है एक पॉलिसी में तो उसको बोलते हैं कि इसको क्या कर दिया गया है, कंसोलिडेट कर दिया गया. ओके, सो लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन. To promote FDI, the government has put in place an investor-friendly policy, whereas except a small negative list. Negative list वो sectors हो गए जिनमें FDI prohibited है. Negative list को आप लिख सकते हो sectors in which FDI is prohibited or restricted. Sectors in which FDI is prohibited or restricted. Sectors in which FDI is prohibited or restricted. इसको क्या बोल रहे हैं? Negative list. So except for a, and that is very small, except for a small negative list, most sectors are open for 100% FDI under the automatic route. Further, the policy on FDI is reviewed on an ongoing basis to ensure that India remains attractive and investor friendly destination. चेंजिंग टाइम्स और चेंजिंग नीड्स के हिसाब से अपनी पॉलिसी को हम क्या करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं और उसमें सूटेबल अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस लाते रहते हैं विद द ऑब्जेक्टिव कि इंडिया जो है वो बना रहे, रिमेन करे एज एन अट्रैक्टिव एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स. चेंजेस आर मेड इन द पॉलिसी आफ्टर हैविंग इंटेंसिव कंसल्टेशंस विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एपेक्स इंडस्ट्री चेंबर्स एसोसिएशन. इन सबकी बातें सुन के कि ये क्या चाहते हैं और क्या कर दिया जाए जिससे इनको और बेहतर लगेगा इन्वेस्ट करना. तो जो अगर सूटेबल चेंजेस होते हैं जो सजेस्ट करे जाते हैं उनको लाया भी जाता है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रुप्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन देयर व्यूज एंड कमेंट्स. The FDI policy is applicable across the sectors, industries and equally applies to SME sector also, that is small and medium enterprises. Then we have certain terms. तो इसमें हम लोग कुछ terms को पढ़ेंगे. Let's read capital. Okay, so let's read capital. कैपिटल में जैसे भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है एक नॉन रेजिडेंट एंटिटी, इंडियन कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स के कैपिटल में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कैपिटल में. तो कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर, fully compulsorily and mandatorily convertible preference shares, fully compulsorily and mandatorily convertible debentures and warrants. तो अब प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली एंड मैंडेटरली कन्वर्टेबल, डिबेंचर्स फुल्ली एंड मैंडेटरली कन्वर्टेबल का मतलब क्या हो गया कि अगर ये इशू कर दिए गए हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी ये कन्वर्ट होंगे ही होंगे इक्विटी शेयर्स में. तो किस में पार्टिसिपेशन रहेगा? इसमें इन्वेस्ट करने वालों का कंपनी के इक्विटी में पार्टिसिपेशन रहेगा. ठीक है, तो इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, डिपॉजिटरी रिसीट. ये सब मैं वो डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ विच यू मे फाइंड इन योर एग्जाम्स. ओके, बाकी जो है आप उनको एक कैजुअल रीडिंग दे सकते हैं बट दे विल नॉट स्टैंड दैट रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. डिपॉजिटरी रिसीट, डीआर मीन्स इफ यू रिमेंबर एवरीवन, अगर इंडियन कंपनी अपने शेयर्स बाहर इशू करती है विदेश में तो वो क्या किस फॉर्म में इशू करती है? एडीआर्स एंड जीडीआर्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. सिमिलरली एक बाहर की कंपनी अगर इंडिया में अपना पैसा लगाती है और शेयर्स इशू करती है तो किस फॉर्म में इशू करती है? IDRs, राइट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स. तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. DR मीन्स अ नेगोशिएबल सिक्योरिटी. नेगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल मीन्स
नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसको एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे को पास ऑन किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल. सो DR मीन्स अ नेगोशिएबल सिक्योरिटी इशूड आउटसाइड इंडिया बाय अ डिपॉजिटरी बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ एन इंडियन कंपनी. तो इंडियन कंपनी जब अपने शेयर्स ओवरसीज इशू करती है तो इंडियन कंपनी जो है वो जमा कर देगी कस्टोडियन के पास, और कस्टोडियन जो है डोमेस्टिक कस्टोडियन वो ओवरसीज डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा और वो वहाँ पे क्या क्रिएट कर देंगे? DRs, डिपॉजिटरी रिसीट. अगर सिर्फ US के लिए है तो ADR होगा, पूरी ग्लोब अक्रॉस द वर्ल्ड के लिए तो GDRs हो जाएंगे. तो इंडियन कंपनी के ऑन बेसिस ऑफ दैट शेयर्स विच हैव बीन केप्ट विद द कस्टोडियन, उसके बिहाफ पे क्या इशू हो जाते हैं? डिपॉजिटरी रिसीट्स. सो ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन कंपनी विच रिप्रेजेंट द लोकल रुपी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ डिपॉजिट बाय द कस्टोडियन बैंक इन इंडिया. तो इंडियन कंपनी ने किसके पास जमा कर दिया है? इंडिया में कस्टोडियन के पास. वो कस्टोडियन किसको इन्फॉर्म कर देगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी को, और वो क्या क्रिएट कर देंगे? DRs. DRs are traded on stock exchanges in US, Singapore, Luxembourg, etc. जिस तरह से IDR इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होंगे, उसी तरह से जो ADR और GDR है वो विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पे, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होंगे. DRs are listed and traded in the US markets. If the DRs are listed and traded only in the US market, they are known as American depository receipts, and those that are listed and traded anywhere or elsewhere also are known as GDRs. DRs are governed by notification issued by the Reserve Bank of India. Okay, then आ जाइए next, erstwhile overseas corporate body. Erstwhile overseas corporate body एक ऐसी overseas corporate body जिसमें not less than 60% of the, I'll just underline over here, in which not less than 60% of the beneficial interest is held by non-resident Indians directly or indirectly but irrevocably, and which was in existence on the date of the commencement of Foreign Exchange Management Act. So starting से पढ़े जरा. So erstwhile overseas corporate body means a company or a partnership firm or a society and other corporate body owned directly or indirectly to the extent of at least 60%, to the extent of at least 60% by non-resident Indians, and includes overseas trust which again is not less than 60% beneficial interest जो है वो non-resident Indians directly and indirectly hold कर रहे हैं. तो आपको इस 60% वाले फिगर से erstwhile OCB का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है. ओके, देन कम टू जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो इनका मीनिंग हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो बल्क इन्वेस्टर्स हैं ओवरसीज के, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगेन हु आर सेबी रजिस्टर्ड. देन कम to the next definition of non-resident entity. Means a person resident outside India, and non-resident Indian means an individual outside India who is a citizen of India or is an overseas citizen of India, a card holder within the meaning of section 7A of Citizenship Act. ठीक है, तो citizen of India or an overseas citizen of India. A company is considered as owned by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens or Indian companies which are ultimately owned and controlled by the resident Indian citizens. तो कोई भी कंपनी की ओनिंग और कंट्रोलिंग कब मानी जाएगी? ओन्ड उसको कब कहा जाएगा? जब उसमें कम से कम बेनिफिशियल इंटरेस्ट मोर देन 50% का है. किसका? रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स, मतलब इंडियन सिटीजन और वो भी जो रेजिडेंट हो. देन पर्सन शब्द जब यूज करेंगे इस पूरे एक्ट में तो उसका मतलब में देखो सब कवर हो जाएंगे, वेदर इंडिविजुअल और HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, whether incorporated or not, every artificial juridical person, howsoever you are incorporated, any agency, office or branch owned or controlled by such person. Okay, then PIO, टैक्स में पढ़ा है आप लोगों ने सबने, PIO आप पढ़ सकते हो, you know that. Person resident in India means, ये भी आपने I think टैक्स में पढ़ा होगा, a person residing in India for more than 182 days during the course of the preceding financial year. तो जो इंडिया में मोर देन 182 डेज रहा इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाता है. लेकिन मान लो 182 दिन से ज़्यादा रहा भी है, बट उसका इंटेंशन जो है वो यहाँ पे रुकने का, रहने का नहीं है, तो भी उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा.
A person who has gone out of India or who stays outside India in either case for taking up employment outside India, for taking up employment outside India. Okay, so a person who has gone out of India or who stays outside India in either case for taking up employment outside India or carrying on any business or vocation outside India or for any circumstances as would indicate his intention not to return for an uncertain period or to remain outside for an uncertain period. तो ऐसे में अगर वो प्रीसीडिंग ईयर में 182 डेज से ज़्यादा रहा भी है इंडिया में लेकिन अब बाहर चला गया है और इस इंटेंशन के साथ वहीं रहना है, वहीं काम करना है, वहीं कुछ ना कुछ करना है, अभी भी लौटने का कुछ पक्का नहीं है, तो ऐसे में फिर उसको रेजिडेंट पर्सन रेजिडेंट इंडिया की कैटेगरी में नहीं जोड़ा जाएगा. अ पर्सन हु हैज़ कम टू और स्टेज इन इंडिया इन ईदर केस अदरवाइज दैन सो अगर 182 डेज से कम भी रहा है, पर्सन हु हैज़ कम और स्टेज इन इंडिया इन ईदर केस अदरवाइज दैन for taking up employment in India or for carrying on any vocation or for a period that would indicate its intention to stay in India for an uncertain period would also be excluded otherwise than. मतलब अगर 182 days रहे हैं लेकिन a person who has come to stay to or stays in India in either case otherwise than, अगर इस पर्पस के लिए आया है, अगर इस पर्पस के लिए तो इंक्लूड कर लेंगे बट अदरवाइज क्या माना जाएगा, एक्सक्लूडेड. देखो यहाँ पे क्या लिखा था, डज नॉट इंक्लूड. ओके. Then any person or body corporate registered or incorporated in India, any office, branch or agency outside will not be included. Okay, now come over to eligible investors under FDI. Eligible investors मतलब कौन कौन से वो व्यक्ति हो सकते हैं जो FDI के नाम पे रुपया इंडिया में लगा सकते हैं. ठीक है, ये सारे नाम जो आप यहाँ पे लिखे देख रहे हो इन्हीं को वन बाय वन हम लोग आप पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले आ रहा है एलिजिबल इन्वेस्टर्स में, एलिजिबल इन्वेस्टर्स अंडर एफडीआई में नाम तो ज़रूर ही याद रहे आप लोगों को. हु आर दी एलिजिबल इन्वेस्टर्स अंडर एफडीआई? अ नॉन रेजिडेंट एंटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है, अ नॉन रेजिडेंट एंटिटी. अ नॉन रेजिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू द एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन दो सेक्टर्स और एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड. ये बात समझ गए भाई, जिन सेक्टर्स में प्रोहिबिटेड है एफडीआई वहां रुपया नहीं लगा सकते हैं, उसके अलावा नॉन रेजिडेंट एंटिटी हर सेक्टर में पैसा लगा सकती है. हाउएवर अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश, अब ये इतनी डिटेल में नहीं लेके जाना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि किस में लगा सकते हैं किस में नहीं लगा सकते हैं पैसा. तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, नॉन रेजिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी except in those sectors in which FDI is prohibited. Then next देखो दूसरा इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं एफडीआई का, NRIs resident in नेपाल एंड भूटान. NRIs resident in नेपाल एंड भूटान. अच्छा, इसमें एक बात और देखो, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट in sectors activities other than defense, space, atomic energy and sectors and activities that are prohibited for foreign investment. मतलब अगर पाकिस्तान का इन्वेस्टर है तो इंडिया में एफडीआई वो सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल रूट से ही लगा सकता है, ऑटोमेटिक रूट से नहीं. Then NRIs resident in Nepal and Bhutan as well as citizens of Nepal and Bhutan. समझ गए, NRI वो जो इंडिया से वहाँ जाके बसे हुए हैं और वहाँ के सिटीजन जो वहीं के लोग हैं. तो non-resident NRIs resident in Nepal and Bhutan as well as citizens of Nepal and Bhutan are permitted to invest in the capital of Indian companies on repatriation basis, subject to the condition that the amount of consideration for such investment shall be paid only by way of inward remittance in free foreign exchange through normal banking channels. Free foreign exchange का मतलब जो most globally accepted currency हो उसमें, and that is dollars. Then overseas corporate bodies have been de-recognized as a class of investors in India since somewhere in 2003. तो ये जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ये अब क्या हो गई हैं, de-recognize हो गई. Erstwhile OCBs that are incorporated outside India, now these are de-recognized for the purpose of treating them. They are de-recognized for the purpose of treating them as investors. So they are not under the adverse notice of RBI, can make fresh
with effect from September 16, 2003, erstwhile OCBs which are incorporated outside India and are not under the adverse notice of RBI can make fresh investment under FDI policy as incorporated non-resident entities with prior approval of the Government of India and only through the government route and with prior approval of RBI. मतलब जो फ्रेशली इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनको फिर भी अलाउ करा जा रहा है, लेकिन जो उसके पहले थी सितंबर 16, 2003 वो डिसअलाउड. A company, trust and partnership firm incorporated outside India. A company, trust and partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by NRIs can invest in India with the special dispensation as available to NRIs under the FDI policy. तो इसमें आपको सबके नाम ध्यान रहने चाहिए, इंटरनल डिटेल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. देन और कौन इन्वेस्टर बन सकते हैं FDI का? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड FPI. ठीक है, फिर इसमें आगे आ जाइए. ओनली रजिस्टर्ड FIIs एंड FPIs कैन इन्वेस्ट और ट्रेड थ्रू अ रजिस्टर्ड ब्रोकर इन द कैपिटल ऑफ इंडियन कंपनीज. ट्रेड शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? जब इंडियन कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, उसकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो फिर ट्रेडिंग में भी तो पार्टिसिपेट करेंगे ना. Then SEBI registered FVCI, that is foreign venture capital investor. They may contribute up to 100% of the capital of an Indian company engaged in any activity which is mentioned in Schedule 6. तो आप देखो कितना ज़्यादा लिबरलाइज्ड हो गई इंडियन इकोनॉमी की कई सेक्टर्स में 100% FDI अलाउ कर रहे हैं. आपको ये भी समझना चाहिए कि जिसका पैसा आ जाता है फिर कंट्रोल भी तो उसका हो जाता है, तो उसमें भी हम लोग अब हेजिटेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी हैव बिकम सच अ स्टेबल एंड ग्राउंडेड इकोनॉमी. ओके, देन नेक्स्ट देखो, अ नॉन रेजिडेंट इंडियन. A non-resident Indian may subscribe to national pension scheme governed and administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority. मतलब नेशनल पेंशन स्कीम में भी नॉन रेजिडेंट इंडियन पैसा लगा सकता है. भाई आप काम के पर्पस से बाहर चले गए, कई सालों से बाहर हैं, तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन तो हो ही गए हैं, लेकिन आप अपना पैसा फिर भी अपने देश में लगाना चाहते हैं, सुरक्षित आपको लग रहा है यहीं रहेगा, तो वो अलाउ करा जा रहा है. इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में पैसा आ रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका फ्लो अच्छा हो रहा है. Provided such subscriptions are made through normal banking channel and the person is eligible to invest as per the provisions of PFRDA. Then उसके बाद देखिए FDI कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है? FDI in Indian company, FDI in Indian company, FDI in partnership firm or proprietary concern, FDI in trust, FDI in LLP, FDI in investment vehicle and FDI in startup companies. So these are the areas where foreign direct investment can be done. Then LGI हम लोगों ने पढ़ा, ये कौन है? जो ऊपर अपने नाम पढ़े, these are eligible investee entities. अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? eligible investor कौन है, पैसा लगा कौन सकता है. अब अपने क्या पढ़ रहे हैं? किनके पास पैसा लगाया जा सकता है इंडिया में. तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? विदेश के कौन लोग हैं जो पैसा दे सकते हैं. अब हिंदुस्तान के वो कौन सी एंटिटीज हैं जिनमें पैसा लगाया जा सकता है. तो एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटीज, इन्वेस्टी कौन हुआ? दैट हु एक्सेप्ट्स द इन्वेस्टमेंट्स, दैट हु एक्सेप्ट्स द इन्वेस्टमेंट. जो पैसा लगा रहा है वो इन्वेस्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है? इन्वेस्टी. सो हु आर द एलिजिबल इन्वेस्टी कंपनीज? लेट्स सी एवरीवन. The eligible investee companies, Indian companies can issue capital against FDI, मतलब अपने equity, convertible preference, convertible debenture issue कर सकती हैं Indian companies. Then FDI in partnership firm or proprietary concern. NRI or a person of Indian origin resident outside India can invest the capital of a firm or proprietary concern in India on non-repatriation basis. Then उसके बाद come to रेस्ट्रिक्शन. ध्यान रखना है, एक एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसी ऐसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में पैसा बिल्कुल नहीं लगा सकते जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो? एग्रीकल्चर या प्लांटेशन और रियल एस्टेट बिजनेस और प्रिंट मीडिया. इनमें एफडीआई अलाउ नहीं है. राइट एवरीवन? सो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में हम पैसा लगा रहे हैं एज एन एनआरआई और पीआईओ, दैट इज ओके, बट उस पार्टनरशिप फर्म का जो एंगेजमेंट है, जो मेन एक्टिविटी है, वो एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, रियल एस्टेट या प्रिंट मीडिया नहीं होना चाहिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखेंगे सब लोग. देन एफडीआई इन ट्रस्ट. एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन ट्रस्ट, is not permitted in trust other than in venture capital fund registered and regulated by SEBI.
FDI in LLP is allowed, is permitted subject to the following conditions. FDI is permitted under the automatic route in LLP operating in sectors or activities where 100% FDI is allowed through automatic route and there are no FDI linked performance conditions. An Indian company or LLP having foreign investment is also permitted to make downstream investment in another company. मतलब FDI का पैसा आपको मिला, आप उसको आगे और इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. In another company or LLP in sectors in which 100% FDI is allowed under the automatic route and there are no FDI linked performance condition. Performance condition का मतलब क्या कि आपको जो पैसा मिला है आप उसको तभी रिटेन कर पाओगे जब आप पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ मनी सर्टन कंडीशंस पूरी करोगे, अदरवाइज वो रिटर्नेबल हो जाएगा. तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस लिंक कंडीशन नहीं है. Conversion of an LLP having foreign investment and operating in sectors where 100% FDI is allowed through automatic route and there are no performance link conditions into a company. मतलब अब वो LLP जिसने FDI के नाम पे पैसा लिया है वो अब लेट से किस में कन्वर्ट हो रही है, कंपनी में, is also permitted under the automatic route. And similarly conversion of a company किस में, LLP में, is permitted under the automatic route. Then FDI in investment vehicle, an entity being investment vehicle, इनमें सबके आपको नाम ध्यान रहने चाहिए एटलीस्ट 5, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डिटेल में नहीं आता है, ओवरऑल ही आता है. तो 5 एलिजिबल इन्वेस्टीज कौन है, तो उसमें आपको इनमें से कोई भी 5 नाम. 5 एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन है, तो जो भी हम लोग ने पहले पढ़ा था उसमें से 4-5 नाम. An entity being investment vehicle registered and regulated under relevant regulations framed by SEBI or any other authority designated for the purpose, including real estate investment trust governed by SEBI, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. मतलब इंडिया में जो ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स बनाए गए हैं जो लोगों के पैसे को मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं, इवन इन देम एफडीआई इज अलाउड. देन एफडीआई इन स्टार्टअप कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज को बहुत ज़्यादा सरकार बढ़ावा देती है ताकि यही लोग जो हैं ये आगे चल के मल्टी एंटरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट होते हैं. Startups can issue equity or equity linked instruments or debt instruments to foreign venture capital investors against receipt of foreign remittance as per FEMA regulation. In addition, startups can issue convertible notes to persons resident outside India subject to the following conditions. Condition में ज़रूरत नहीं है जाने की आपको. Then आ जाइए, very very important for exam, entry routes for investment. Entry route for investment. This is the major question that you get in your exam, so please bear it in mind. एंट्री रूट फॉर इन्वेस्टमेंट, देखो 2 रूट्स हैं जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, द ऑटोमेटिक रूट एंड द गवर्नमेंट रूट. गवर्नमेंट रूट को ही क्या नाम और दिया जाता है, गवर्नमेंट रूट इज ऑल्सो नोन एज द अप्रूवल रूट, राइट. गवर्नमेंट रूट इज ऑल्सो नोन एज द अप्रूवल रूट. एन इंडियन कंपनी में रिसीव एफडीआई अंडर द 2 रूट्स as given under the automatic route. FDI is allowed under the automatic route without prior approval either of the government or RBI in all activities or sectors as specified in the consolidated FDI policy issued by the Government of India from time to time. Government route, FDI in activities not covered under the automatic route, जो उसमें cover नहीं हो रहे हैं, will require prior approval of the government. Proposals for foreign investment under government route are considered by respective administrative ministries or department, और उनकी परमिशन लेने के बाद ही उस रूट से पैसा लाया जा सकता है. Foreign investment in sectors or activities under government approval route will be subject to government approval where an Indian company is being established with foreign investment and is not owned by a resident entity. मतलब एक इंडियन कंपनी स्टैब्लिश हो रही है जिसमें पूरा एफडीआई के पैसे से ही स्टैब्लिश हो रही है और कोई रेजिडेंट एंटिटी है ही नहीं उसमें सब्सक्राइबर. एन इंडियन कंपनी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड विद एफडीआई एंड इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अ रेजिडेंट एंटिटी. मतलब इंडियन कंपनी इंडिया में बन रही है लेकिन उसकी कंट्रोलिंग पूरी बाहर होगी. तो आप कंपनी लॉ में ध्यान करिए, एक बार क्या पढ़ते थे हम लोग, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल टू डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर. तो ये हो सकता है ना यहाँ पे कि कंपनी रजिस्टर इंडिया में हो रही है लेकिन उसकी कंट्रोलिंग पूरी कहाँ है, बाहर. तो ऐसे में वो पैसा जो आ रहा है वो अप्रूवल रूट के बिना नहीं आ सकता, ऑटोमेटिक रूट से पॉसिबल नहीं. द कंट्रोल ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी करेंटली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स एंड इंडियन कंपनीज विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स विल बी और इज बीइंग ट्रांसफर्ड. मतलब एक एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी का जिसकी कंट्रोल भी रेजिडेंट इंडियंस के हाथ में है बट उसका कंट्रोल अब क्या करा जाए, ट्रांसफर करा जा रहा है या पास करा जा रहा है, किसको,
नॉन रेजिडेंट एंटिटी को एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और थ्रू मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन एटसेट्रा। मतलब जो कंट्रोल इंडियंस के हाथ में था वो कंट्रोल अब बाहर पास ऑन करा जा रहा है और वो पैसा यहाँ पे दे रहे हैं, तो वो पैसा सिर्फ किस रूट से आ सकता है? गवर्नमेंट रूट, दैट इज द अप्रूवल रूट। द ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी currently owned or controlled by resident Indian citizens in Indian companies which are owned or controlled by resident Indian citizens will be or is being transferred to a non-resident entity as a consequence of transfer। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? वर्ड कंट्रोल। यहाँ पे क्या है? पूरी पूरी ओनरशिप ही। तो दोनों में जो पैसा आ रहे हैं इंडिया में वो सिर्फ किस रूट से आएगा? गवर्नमेंट रूट या अप्रूवल रूट। देन आ जाइए पॉइंट नंबर 7 पे। A company, trust and partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by non-resident Indians will be eligible for investment, and such investment shall be deemed to be domestic investment at par with investment made by residents। So company, trust and partnership firm incorporated outside India, लेकिन outside India तो है, लेकिन उसको own और control कौन कर रहे हैं? resident Indians, तो will also be eligible for FDI investment। ठीक है, अब ये आ जाता है। तो हम लोग ने 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं अभी चैप्टर में। पहला, हु आर द एलिजिबल इन्वेस्टर्स, सेकेंडली हु आर द एलिजिबल इन्वेस्टीज, एंड थर्डली what are the 2 routes through which the FDI amount can be brought in the country? The approval route, that is the government route, and the automatic route। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अभी तक यहाँ से रेडी होते हैं। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे आ जाओ कि अगर गवर्नमेंट रूट या अप्रूवल रूट से जा रहे हैं तो किस अथॉरिटी की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है? ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए पढ़ना है। फॉलोइंग आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर सेक्टर्स और एक्टिविटीज़। लाइक माइनिंग में है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिफेंस में है अगर तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग में है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट मीडिया भी उसी में कवर हो जाएगा, सिविल एविएशन तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सैटेलाइट है तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। टेलीकम्युनिकेशन में अगर पैसा गवर्नमेंट रूट से आ रहा है तो किस मिनिस्ट्री की परमिशन चाहिए? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, एंड सो ऑन, राइट एवरीवन। सो दिस इज, यू कैन जस्ट गिव अ रीडिंग। जैसे फार्मास्यूटिकल में तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एटसेट्रा। देन आगे आ जाइए, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो अभी हम लोग ने बात करी थी, कैपिटल शब्द का मीनिंग याद है? इक्विटी, कंपल्सरली मैंडेटरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कंपल्सरली मैंडेटरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये कैपिटल का डेफिनेशन था, वही है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कि फॉरेन एंटिटी या एनआरआई जब इंडिया में, इंडियन एंटिटीज़ में पैसा लगाएंगे तो बदले में यहाँ हम उनको क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे उस पैसे के बदले में? वो ये है, इक्विटी शेयर्स, fully compulsorily and mandatorily convertible debenture, fully compulsorily and mandatorily convertible preference shares. These are the instruments that will be issued by the Indian entities. Investments can be made by non-residents in equity shares, fully compulsorily and mandatorily convertible debentures and preference shares of Indian companies through automatic route or the government route. The Indian company having received FDI either under the automatic route or the government route is required now to comply with the provisions of the FDI, including the reporting of FDI to the Reserve Bank and periodical updation. Caps on investment. Investment can be made by non-residents in the capital of a resident entity only to the extent of the percentage of the total capital as specified in FDI policy. इसका मतलब क्या है? हर सेक्टर के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है? हर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने सेक्टोरल कैप लगा रखा है कि इस सेक्टर में इससे ज़्यादा नहीं आ सकता एफडीआई। तो जो एफडीआई हर सेक्टर में आ रहा है उसको सेक्टोरल कैप के विद इन में ही रहना पड़ेगा, उसको वो ब्रीच नहीं कर सकता है। देन एंट्री कंडीशंस ऑन इन्वेस्टमेंट. Investment by non-residents can be permitted in the capital of a resident entity in certain sectors. Activity with entry conditions. Such conditions may include norms for minimum capitalization and lock-in period. कि कितना मिनिमम अमाउंट आपको देना पड़ेगा और जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं वो कितने टाइम के लिए लॉक्ड इन रहेंगे, मतलब आप उनको ट्रेड करके सेल नहीं कर सकते हो फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, वरना तो ये हो जाएगा आपने पैसा लगाया, आपको शेयर्स मिले और आप उसको बेच करके पैसा लेके वापस निकल लिए, तो दैट अमाउंट शुड नॉट गो आउट ऑफ द कंट्री सो सून, तो लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट्स लगा दी जाएंगी. Other conditions on investment besides entry conditions,
बिसाइड्स, तो ये दो तो एंट्री कंडीशन हो गई कि मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा और कितने टाइम के लिए लॉक इन पीरियड रहेगा. लॉक इन पीरियड का मतलब द टाइम ड्यूरिंग विच the time during which the time during which the investor will not be able during which the investor will not be able, the time during which the investor will not be able to sell off his instruments, during which investor will not be able to sell off his instruments. Okay, चलिए अदर कंडीशंस देखो. सो अदर कंडीशंस ऑन इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स एंट्री कंडीशन, besides the entry conditions on foreign investment, the investment or investors are required to comply with all the relevant sectoral laws, मतलब हर सेक्टर की जो लॉज एंड रेगुलेशंस है, सिक्योरिटी कंडीशंस एंड द जो लोकल लॉज और रेगुलेशंस है हर स्टेट के. नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, पहला याद है इन्वेस्टर्स कौन है एलिजिबल, सेकंड एलिजिबल इन्वेस्टीज कौन है, थर्ड कि कौन से रूट्स हैं, गवर्नमेंट रूट एंड द ऑटोमेटिक रूट. अब चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what are those sectors which are prohibited sectors, मतलब वो कौन से sectors हैं जो prohibited हैं. prohibited का मतलब जिसमें FDI का पैसा लगाया ही नहीं जा सकता है. समझ में आई बात. तो ऐसे सेक्टर्स जिनमें पैसा लगने पर आम आदमी के लिए, इंडिया के आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, या गैम्बलिंग बढ़ जाएगी, या लेट्स से समथिंग लाइक जो इस चीज़ को बढ़ावा देंगे कि आपको बहुत ही जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा, जैसे निधि चिट फंड कंपनीज. तो ये बनाई इसलिए गए कि ये अपने कंट्री के लोगों की स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइज करे, उसको इन्वेस्ट करे, उस पर रिटर्न निकाले और डिस्ट्रीब्यूट करे. इनमें एफडीआई का पैसा, क्योंकि इनका कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव नहीं, तो इनमें एफडीआई के पैसे की कोई दरकार नहीं. तो आपको कम से कम 5 पॉइंट ज़रूर ध्यान में रहे कि एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन विच सेक्टर्स. तो लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी और ऑनलाइन लॉटरीज, गैम्बलिंग एंड बेटिंग इंक्लूडिंग कसिनोज, चिट फंड निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस. नाउ सी बेटा, ऐसे ही रियल एस्टेट बिजनेस आम आदमी की पकड़ से कितना बाहर निकला हुआ है. अगर एफडीआई का पैसा उसमें आ जाएगा तो किस कदर इन्फ्लेशन उसमें सेट इन हो जाएगा, और कहाँ पे सारी चीज़ें पहुँचेंगी कि कॉमन मैन के कंट्रोल में नहीं रह जाएगा, फिर उसकी रीच में ही नहीं रह जाएगा. तो एफडीआई रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाया जा सकता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, चेरूट्स, सिगरेट्स, टोबैको एट्सेट्रा, बिकॉज ये अगर इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगेन कंट्री के जो कॉमन पीपल है उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा. एक्टिविटीज और सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर लाइक एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस एट्सेट्रा. रेलवे में कुछ लेवल तक हालांकि एफडीआई परमिट कर भी दिया गया. Foreign technology collaboration in any form including licensing for franchisee, trademark, brand name, management, a contract is also prohibited for lottery business and gambling and betting activities. तो ये लिस्ट में एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको ज़रूर से ध्यान रहे कि किन सेक्टर्स में एफडीआई को प्रोहिबिट करा गया. ओके. Then real estate business shall not include development of township, construction of residential or commercial premises, roads or bridges and real estate investment trust registered and regulated under the SEBI. तो ये अगर जैसे बड़ी टाउनशिप बननी है तो उसमें अगर एफडीआई का पैसा आ रहा है तो ओके है, लेकिन जैसे रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज में किसी भी तरह से एफडीआई अलाउड नहीं. देन यू कैन सी परमिटेड सेक्टर्स कौन कौन से जिसमें एफडीआई परमिटेड है. तो परमिटेड में आप देखो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम्स एट्सेट्रा. और सब में देखो क्या लिखा है, कितना परसेंटेज एफडीआई अलाउड है और किस रूट से अलाउड है. तो आप देखो ज़्यादातर में लिबरलाइज्ड हैं, ज़्यादातर में चीज़ें इजी हैं और 100% एफडीआई है, 100% ऑटोमेटिक रूट. प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग सबसे ज़्यादा आप देखो एफडीआई क्यों अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि एग्रीकल्चर को बूस्टअप मिल सके. देन 100% ऑटोमेटिक, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रो सर्विसेज, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कार्डमम प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, ऑलिव ऑयल, सब में आप देख रहे हो 100% सेक्टोरल कैप एंड दैट टू ऑटोमेटिक रूट. मतलब फुल एफडीआई पे हो सकता है और किस रूट से हो सकता है, ऑटोमेटिक, यानी कि किसी भी मिनिस्ट्री की परमिशन की भी ज़रूरत इसमें लेने की नहीं. ठीक है, तो इसको रीड करते जाएंगे आप लोग, कैजुअल रीडिंग कर लेंगे. कोई डाउट हो तो यू विल पोस्ट दैट डाउट टू मी एवरीवन.
ओके, नाउ एज यू कैन सी ऑन पेज 90 अपलिंकिंग ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल में 49% एफडीआई, लेकिन वो भी देखो किससे, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से, ऑटोमेटिक रूट से नहीं। तो अगेन परमिटेड में 5 याद रखें जो ऑटोमेटिक में है, 5 याद रख लें जो गवर्नमेंट में है। ओके, सी द लिस्ट इज ऑन, इट्स गोइंग ऑन। तो बिल्कुल भी याद नहीं करने की जरूरत है, ना कोई याद कर सकता है, लेकिन 5-5 पॉइंट्स आप लोग जरूर से ध्यान में रख लें। देन कंडीशंस ऑफ एफडीआई इन मेजर सेक्टर। तो ई कॉमर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एफडीआई ई कॉमर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एफडीआई आ गया है ई कॉमर्स सेक्टर में, इसीलिए आप देखो कितना बढ़ गया है इधर में ये सेगमेंट। सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेलिंग, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, असेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनीज एंड इंश्योरेंस। तो इसमें एफडीआई इन ई कॉमर्स एक्टिविटीज, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एफडीआई पॉलिसी, ई कॉमर्स एंटिटीज वुड एंगेज ओनली इन बिजनेस टू बिजनेस, जिसको B2B प्लेटफॉर्म कहते हैं, ई कॉमर्स B2B ई कॉमर्स, एंड नॉट इन B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए नहीं। वो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज जो एफडीआई का पैसा ला रही हैं वो सिर्फ B2B, जैसे अलीबाबा की बात करी जाए तो वो B2B है, B2C नहीं है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है। बट अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन इनकी बात करें तो ये B2C है, बिकॉज ये किसको सेलिंग पे आ गए हैं, कंज्यूमर को। तो B2C में एफडीआई नहीं है, लेकिन B2B में एफडीआई अलाउड है। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ई कॉमर्स एंटिटी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और अ फॉरेन कंपनी or an office or branch or agency in India owned or controlled by a person resident outside India and conducting the e-commerce business in India. Or maybe inventory based model of e-commerce means e-commerce activity where inventory of goods and services is owned by e-commerce entity and is sold to the consumers directly. Marketplace based model of e-commerce means providing of an information technology platform by an e-commerce entity on a digital electronic network और act as a facilitator। तो इसमें आपको ध्यान मेनली जो है रखना है वो ये कि कौन सी ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज जो है वो एफडीआई का पैसा इंडिया में लेके आ सकती हैं। देन अदर कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, 100% एफडीआई, 100% FDI under automatic route is permitted in marketplace model of e-commerce। marketplace model कौन सा था, देखिए, model of e-commerce means providing of an information technology platform by an e-commerce entity on digital and electronic network to act as a facilitator between buyer and seller। मतलब जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। तो क्या उसमें 100% FDI अलाउड है? यस, ताकि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो सके। FDI is not permitted in inventory based model of e-commerce. Digital and electronic network will include network of computers, television channel and any other internet application used in automated manner. Marketplace e-commerce entity will be permitted to enter into transactions with sellers registered on its platform on B2B basis। तो सबसे ज़्यादा importantly क्या ध्यान रखना है, B2B में ही FDI allowed है, B2C में नहीं। Then e-commerce marketplace may provide support services to sellers in respect of warehousing, logistics, order fulfillment, etc. E-commerce entity providing a marketplace will not exercise ownership। जो मार्केट मॉडल अभी हम लोगों ने देखा, मार्केट प्लेस मॉडल, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। द ई कॉमर्स एंटिटी प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस का मतलब सिर्फ जो पूरा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, विल नॉट एक्सरसाइज ओनरशिप ओवर द इन्वेंट्री दैट इज गुड्स प्रपोर्टेड टू बी सोल्ड। क्योंकि वो सिर्फ एक तरह से टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बन रहे हैं, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। सच एन ओनरशिप ओवर द इन्वेंट्री विल रेंडर द बिजनेस इनटू मार्केट प्लेस मॉडल से किस में शिफ्ट कर देगा, इन्वेंट्री मॉडल में, जहां पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर साथ ही साथ इन्वेंट्री पे ओनरशिप भी कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। An e-commerce entity will not permit more than 25% of the sale value on financial year basis affected through its marketplace from one vendor or their group companies. In marketplace model, goods or services made available for sale electronically on website should clearly provide the name, address and other contact details of the seller. Post-sales delivery of goods to the customers and customer satisfaction will be the responsibility of the seller and not of the technology provider. In marketplace model, payment for sale may be facilitated by the e-commerce entity in conformity with the guidelines of RBI.
इन मार्केट प्लेस मॉडल, तो देखो बार बार मार्केट प्लेस मॉडल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही वो मॉडल है जिसमें एफडीआई अलाउ करा जा रहा है इंडिया में। अगर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे चल रहे हैं ई कॉमर्स एक्टिविटी तो उसमें एफडीआई को अलाउ ही नहीं कर रहे। इन मार्केट प्लेस मॉडल एनी वारंटी और गारंटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। E-commerce entities providing marketplace will not directly or indirectly influence the sale price of goods or services. Then guidelines of FDI policy will apply to B2B commerce. Subject to FDI policy on service sector and applicable laws and regulations, security and other conditions, sale of service through e-commerce will be under automatic route. सो इसमें अगेन आपको 4 to 5 6 पॉइंट्स कुछ ध्यान में रखने हैं कि किन कंडीशंस पे B2B ई कॉमर्स में एफडीआई को अलाउ किया जाएगा। ओके, देन एफडीआई इन सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग। इन सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग 49% एफडीआई इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। लेकिन अगर 49% के बियॉन्ड जाना है तो वो भी पॉसिबल है, बट 49% के बियॉन्ड फिर किस रूट से जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट रूट। Foreign investment in single brand product retail trading is aimed at attracting investments in production and marketing and improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India. FDI in single brand product retailing would be subject to the following conditions. Products to be sold should be of a single brand only. Products should be sold under the same brand internationally, that is products should be sold under the same brand in one or more countries other than India. Single brand product retail trading could also cover only products which are branded during the manufacturing. Then इसमें आगे आ जाइए, application, third point, application seeking permission of the government for FDI exceeding 49% in a company which proposes to undertake single brand retail trading in India would be made to the secretariat. तो एक तरह से आप देखो तो ये सर्विस हो गई कि हम आपकी ब्रांडिंग करेंगे, आपका ब्रांड इस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद आप हमको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या सर्विस का हो रहा है। वुड बी मेड टू द सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल असिस्टेंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। देन एफडीआई इन मल्टी ब्रांड, अभी तो सिंगल ब्रांड था, देन एफडीआई इन मल्टी ब्रांड। इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 51% एफडीआई अलाउड बट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट। FDI in multi-brand retail trading in all products will be permitted subject to the following conditions. Fresh agricultural produce including fruits, vegetables, flowers, grains, pulses, poultry, fishery, meat products may be unbranded. Minimum amount to be brought as FDI by the foreign investor would be $100 million. At least 50% of the total FDI brought in the first tranche of $100 million shall be invested in back-end infrastructure within 3 years. Then उसके बाद at least 30% of the value of procurement of manufactured processed product purchase shall be sourced from Indian micro and small medium industries. तो देखो ये जो पॉइंट थर्ड और फोर्थ पढ़ रहे हो इसका क्या रीज़न देख रहे हो कि पहले कह रहे हैं जो रुपया आया है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ 3 साल तक, और जितना भी प्रोक्योरमेंट करो 30% ऑफ द रुपए का प्रोक्योरमेंट किससे करना है, एमएसएमई से, ताकि इंडिया की जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, इनको भी टर्नओवर और इनको भी जो बिजनेस मिल सके। देन सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द कंपनी टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ ऑल द कंडीशंस। Retail sales outlet may be set up only in the cities of having population more than 10 lakh. ठीक है, then FDI in asset reconstruction companies. 100% FDI in asset reconstruction companies. ये वो companies होती हैं जो किसी कंपनी का मान लो डेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गए हैं और मूव नहीं कर रहे हैं, तो असेट्स का रिकॉन्स्ट्रक्शन कर देती हैं और उनको फिर वो अपने हाथ में ले लेंगे और उनसे रिकवरी करती हैं। Asset reconstruction company means a company registered with RBI, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Act. Person resident outside India can invest in the capital of asset reconstruction company registered with RBI up to 100% on the automatic route. बस इसमें और कुछ नहीं मार्क करना है। देन एफडीआई इन इंश्योरेंस पे आ जाओ। 49% एफडीआई इज अलाउड, मैंने बता ही दिया सबसे इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स वाला सेगमेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। 49% एफडीआई इज अलाउड इन इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर,
surveyors, loss assessors and other intermediaries who are appointed under IRDA और किस रूट से अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट. Conditions of investment: no Indian insurance company shall allow the aggregate holding by way of total foreign investment in its equity shares by foreign investor, including portfolio investor, to exceed 49% of the paid up equity capital of the insurance company. तो aggregate holding जो है shall not exceed 49%. तो FDI कितना आ सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में, 49%. The foreign investment up to 49% of the total paid up equity of the Indian insurance company shall be allowed on the automatic route, subject to approval or verification of IRDA. Foreign investment in this sector shall be subject to compliance with provisions of Insurance Act and all the regulatory conditions issued by IRDA. An Indian insurance company shall ensure that its ownership and control at all time remains in the hands of resident entities only. मतलब इतना आप इक्विटी उनको दिए दे रहे हो, इतना कैपिटल उनको दिए दे रहे हो कि कंट्रोल या ओनरशिप ही चली जाएगी, ये नहीं पॉसिबल है. सो पॉइंट डी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then foreign portfolio investment in an Indian insurance company shall be governed by provisions of FEMA also. An increase in foreign investment in Indian insurance company shall be in accordance with the pricing guidelines specified by RBI. Okay, then types of instruments की बात हम लोग कर ही चुके हैं. क्या क्या था? इक्विटी, compulsorily, mandatorily and fully convertible preference shares, compulsorily, mandatorily and fully convertible debentures. ठीक है. देन यहाँ पे आ जाइए. Optionally, clauses are allowed in equity shares, fully, compulsorily and mandatorily convertible debentures and preference shares subject to the following conditions. There is a minimum lock-in period of 1 year which shall be effective from the date of allotment of such instrument. After the lock-in period and subject to FDI policy provisions, if any, the non-resident investor exercising option or right shall be eligible to exit without any assured return as per pricing valuation guidelines issued by RBI. तो जिन भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, एनआरआईज ने पैसा लगाया है इंडियन एंटिटीज़ में और उनको कैपिटल मिला है इंडियन एंटिटी का, उन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो मिनिमम लॉक इन जो उनके ऊपर लागू हो जाएगा, वो लॉक इन कितने का लागू हो जाएगा? 1 ईयर. मतलब साल भर से पहले वो अपना वो इंस्ट्रूमेंट जो उनके हाथ में आया उसको बेच करके एग्जिट नहीं कर सकते. ठीक है. ओके, देन आ जाइए. Okay, please turn over to page 103 now everyone. In between the topics that you are seeing, you may skip them also. Please come to page 103. 103, come to the topic prior permission of RBI in certain cases for transfer of capital instruments. Prior permission of RBI in certain cases for transfer of capital instruments. Transfer of मतलब जब हम किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं. In the following cases, prior approval of RBI is required. Transfer of capital instruments from resident to non-resident by way of sale. Transfer of any capital instrument by way of gift by a person resident in India to a person resident outside India. While forwarding application to RBI for approval, the gift document should also be enclosed, and transfer of shares from NRI to non-resident. So these 3 conditions you have to remember कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ट्रांसफर करते समय कब आरबीआई की परमिशन की जरूरत पड़ेगी. ओके, प्लीज नाउ कम टू पेज 111. कम टू पेज 111, रिपोर्टिंग ऑफ एफडीआई. पेज नंबर 111, रिपोर्टिंग ऑफ एफडीआई. पढ़ा था ना हम लोगों ने कि एफडीआई पॉलिसी जो सेटअप करी है गवर्नमेंट ने, उसमें रिपोर्टिंग के नॉर्म्स भी सेटअप करे गए. Reporting of FCCB and DR issues, foreign currency convertible bonds and depository receipts, जितने भी इशू करे एक इंडियन एंटिटी ने. रिपोर्टिंग ऑफ इनफ्लो मतलब रुपया कितना आया. रिपोर्टिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांसफर कब हुए, एंड रिपोर्टिंग ऑफ अदर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. An Indian company receiving investment from outside India for issuing shares or convertible debentures or preference shares under FDI should report the details of the amount to the regional office of RBI not later than 30 days from the date of receipt. Indian companies are required to report the details of the receipt of the amount of consideration for issue of shares or convertible debentures through authorized dealer category 1 bank. An Indian company issuing partly paid equity shares shall furnish a report not later than 30 days.
देन आ जाइए, a certificate from company secretary of the company certifying that requirements of companies act have been complied with, terms and conditions of governments of India have been complied with, company is eligible to issue the share, and company has all the original certificates issued by authorized dealers in evidencing receipt of the amount of consideration, कि जो पैसा मिला है वो authorized है, ये जो authorized dealer है उन्होंने इस चीज़ का certificate दिया है. For companies with a paid up capital of less than 5 crore, the above mentioned certificate can be given by a practicing company secretary, because they might not be having their own full-time company secretary. Or a certificate from SEBI registered merchant banker or chartered accountant indicating the manner of arriving at the price, जिस प्राइस पे शेयर्स इशू करे गए हैं FDI पैसे के अगेंस्ट में, वो प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन करी गई है, उसका सर्टिफिकेट, दैट इट इज जस्टिफाइड और नॉट. The report of receipt of consideration to be submitted. So that will complete this topic. So 4-5 important questions that we have discussed, that are very important. इसके आप past years भी सब लोग अपने स्कैनर से या सजेस्टेड से ज़रूर से कवर कर लें. लेसन राउंड अप रीड कर लीजिए. एंड बैक क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही देखिए वो 5 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने थ्रू आउट द चैप्टर इंपॉर्टेंटली डिस्कस करें, तो इनको सबको आप अपने रजिस्टर में वर्कआउट कर लीजिए. ठीक है. सो वी विल टेक अप अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.